दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। जैसे कुछ क्वेश्चन से करते हैं हम लोग पहले। जैसे कि एग्जाम्पल 42 है, फिर 43 है, वो बाद में करेंगे। 44 है, 45 है, ये एग्जाम्पल्स पहले करते हैं। देखो एग्जाम्पल 42 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड ऑफ मास एंड लेंथ एल। तो ये हमारे पास में ये रॉड दिया हुआ है, इसका मास m है और लेंथ l है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड ऑफ मास m लेंथ l। एग्जाम्पल 42 है। तो रेफरेंस का मानते हम लोग यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मैंने जो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, वो एक ब्लॉक लिया था, जो कि उसके डायमेंशन क्या मानते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी सारा मास एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट मानते हैं। तो अगर एच हाइट पर वो गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था हम लोगों ने? कीर्ति आप बताएंगे क्या लिखा था? रेफरेंस पॉइंट से एच हाइट पर गए थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था उसका? -mgh। -mgh। ऊपर गए तो mgh, नीचे गए तो -mgh। ऊपर गए थे तो प्लस mgh था, नीचे गए तो -mgh था। बेटा ढंग से तो याद कर लो यार, हैं? जो लिखवा है वो तो याद करोगे कि नहीं करोगे? तो कुछ भी उल्टा याद कर लोगे। जो लिखवा है वो भी याद नहीं है, मतलब -mgh। अब अपनी मर्जी से थोड़ी लिखना है। तो क्या था, ऊपर गए थे तो प्लस mgh था, नीचे गए थे तो -mgh था। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी, मैंने ये नहीं कहा वर्क कितना हुआ था। मैंने थोड़ी कहा कि ऊपर जाएंगे तो वर्क क्या होगा, नीचे जाएंगे तो वर्क क्या होगा। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सुना तो ढंग से क्या करो, और याद करना भी सीखो। लापरवाही करने से कुछ नहीं होने वाला। तो अब लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो एक रिजिड रॉड है, एक तरह से क्या है, ये रिजिड रॉड है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पर रिजिड रॉड है, तो हर पॉइंट तो यहाँ अलग अलग, मतलब यहाँ देखा जाए तो अलग अलग हाइट पर है, और जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है पूरी रॉड में। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे।
क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसकी टोटल पोटेंशियल चेंज निकालेंगे। तो करना क्या होता है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये यहाँ पोटेंशियल चेंज हमने 0 मानी है ना, ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। तो यहां से h हाइट पर या x हाइट पर हम लोग जाएंगे और एक dx एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, dx एलिमेंट लेंगे। तो अब ये dx तो एक पॉइंट मास ही हो गया, क्योंकि dx वैसे हमने टेंस टू 0 माना हुआ है, तो पॉइंट मास हो गया। तो यहाँ देखो पहले l लेंथ का मास कितना है, m है, तो 1 यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कौन बताएगा, आदित्य भाटिया क्या बोलते हैं इसको, है नहीं क्या ये भी क्लास में, बढ़िया है तो सही। हाँ आदित्य भाटिया क्या बोलते हैं m/l को, पता नहीं कहाँ रहता है। तो आदित्य नार्वेकर, ये भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आकृति, यस सर। क्या होता है m/l, क्या बताया था। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मतलब MIL का आप डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं? नहीं मैंने सिर्फ m/l ही पूछा, डिफरेंशिएशन कहाँ पूछा मैंने, m/l क्या होता है मैंने ये पूछा है। बहुत बढ़िया है। आर्यन देशमुख, ये भी क्लास में नहीं है। आरुषि, बहुत बढ़िया है। आर्यन देशमुख भी नहीं है भाई। आर्यन केकेतपुरे, हाँ सर। सर सर m/l लीनियर मास डेंसिटी है ना? लीनियर मास डेंसिटी, वेरी गुड। क्या है m/l, लीनियर मास डेंसिटी। आगे बात समझ में, अब चीजें याद नहीं है और फिर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारे मार्क्स भी आए, हमें सब समझ में आए, तो जो पुराना है वो याद ही नहीं है, तो आगे की चीजें थोड़ी समझ में आने वाली। फिर क्या बताया था, m/l लीनियर मास डेंसिटी है। तो ये क्या हो गई, लीनियर मास डेंसिटी है। और मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट मास, 1 यूनिट लेंथ का मास अगर m/l है, उसी को लीनियर मास डेंसिटी कहा गया है, तो dx का कितना होगा, dx लेंथ का मास कितना होता है, ये यूनिटरी मेथड ही तो है, m/l इंटू dx, यानी लेमडा इंटू dx। तो dm इक्वल टू क्या हो गया, m/l dx, या इसी को हम लोग लेमडा dx भी लिख सकते हैं, है ना। ये यूनिटरी मेथड आपने 8, 9, 10, 7th, 8, 9, 10 में पढ़ा है, उसी को मैंने यहाँ यूज किया है। तो हमारे पास में dm मास आ गया। अब dm मास की पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, dm इंटू जी इंटू एक्स ही तो लिखोगे, ऊपर जाते हैं तो प्लस लिखते हैं। और dm की वैल्यू क्या है यहाँ, तो लेमडा इंटू dx इंटू जी इंटू एक्स, और इसको 0 to l इंडिकेट कर देंगे, है ना, इसको भी इंडिकेट कर देंगे। ये हो जाएगा u इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल तो 0 ही है यहाँ। अगर यहाँ मान लो हमने इसको इंडिकेट किया, इनिशियल पोटेंशियल u 0 और वहाँ की पोटेंशियल u, और लेमडा की वैल्यू क्या है यहाँ, m/l इंटू जी और x dx 0 to l, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ, mg/l, और ये हो जाएगा l² by 2,
तो U इक्वल टू कितना हो गया यहाँ, mgl/2। ये आंसर है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है, अगर ये पता चल जाए कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो जब भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तो है ना, और ये क्या है, रिजिड रॉड है यहाँ, तो उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, देखो इसका सेंटर मास मिड पॉइंट पर होता है। जब सेंटर मास पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे कहाँ होगा, L/2 पर। यानी इसका सारा का सारा मास आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट मान सकते हो। तो हमें मालूम है कि यहाँ रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल 0 है, तो फिर यहाँ के पोटेंशियल क्या लिख सकते हो आप, सारा मास अगर वहां है तो mgl/2 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपको अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाए तो आप पोटेंशियल डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ यूनिफॉर्म, इसलिए हमने L/2 पर ले लिया। अगर इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो फिर हम लोग सेंटर मास निकालते हैं, और बताएंगे आगे चल के। अभी तो अगर क्वेश्चन आता भी है तो ऐसा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग कर लेंगे। ओके, लिख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर हाँ सर आ रही है। हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोगों को भी करने देते हैं। लिख लिया? यस सर।
सिद्धि क्लास में हो? सिद्धि क्लास में हो? वीडियो ऑन करिए सब लोग, वीडियो ऑन करिए। श्याम कुमार, यस सर। यस सर। नहीं नहीं, वो वीडियो देखना था, ऑन है। आर्यन, यस सर। सिद्धि वीडियो ऑन करिए। फराज, किंजल, किंजल, पद्मश्री, आदिति, किंजल, क्या आप सर स्क्रीन शेयर एग्जाम्पल? चालू है। हाँ, स्क्रीन शेयर चालू है। क्या चालू है? स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं चालू है क्या? नहीं चालू है। तो ये हमारे पास में है। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल 44 देखो आप। एग्जाम्पल 44 में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रोड दिया हुआ है अपने को, और ये एंगल थीटा है, ये मास m है और इसकी लेंथ l है। यहाँ पोटेंशियल 0 है। ओके, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? 0 है। अब इसका सेंटर मास कहाँ है? तो आप या तो इंडिकेट कर लो या सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से कर लो इसको। तो सेंटर मास कहाँ होगा इसका? यहाँ से l/2 पर होगा। तो सेंटर मास यहाँ है, तो वर्टिकल हाइट देखना है बस आपको। तो मान लेते हैं कि ये h है, तो ये वर्टिकल हाइट h कितना आ जाएगा यहाँ? कौन बताएगा h की वैल्यू क्या होगी यहाँ?
आदित्य आप बताइए क्या होगा, इसकी एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ? श्याम कुमार आप बताइए तो। सर हाँ बोलिए। सर किसकी एच की? हाँ एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ? एल के सर टर्म में, एल के टर्म में बताना है। L/2 आप sin थीटा। L/2 साइन थीटा, इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास इसका है, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? mgh, यानी हो जाएगा mgL/2 साइन थीटा। यही आंसर है। अभी क्लियर है पॉइंट? यस तो सर। सेंटर मास की क्या देखना है आपको? वर्टिकल हाइट देखना है। हमेशा क्या देखना है? वर्टिकल हाइट। फिर से सुन लो, क्या देखना है? क्या देखना है? वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट देखना है, क्योंकि mg जो वर्क करता है तो वर्टिकली करता है ना, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी है। यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं तो, है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 45, तो 45 भी मैं इंडिकेट करके भी दिखाऊंगा और सेंटर मास वाले कॉन्सेप्ट से भी करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो इसका सेंटर मास कहाँ होता है वो तो खैर मुझे तो पता है, लेकिन पहले समझेंगे इसको। तो ये हमें क्या दिया हुआ इसने? ये हमारा ग्राउंड है। कह रहा है चेन ऑफ मास m is kept on a hemisphere as shown, find potential energy of the chain। तो ये हेमीस्फेयर है, तो हमें ऐसा दिख रहा है। इसका इरेजर नहीं किया, कहाँ गया यार? ये हेमीस्फेयर दिया है, और जो चेन है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ, और ये चेन यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो r है। A chain of mass m is kept on a hemisphere is shown, the find potential of the chain बताना है। इसका टोटल मास कितना दिया हुआ है? यहाँ m दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो अब इसकी पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करेंगे? जब भी कोई भी मास ऐसे किसी भी सर्कुलर उसमें होगा, मतलब एक तरह से रिंग की फॉर्म में जहां भी जाएगा, या जैसे जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिंग में हो, है ना, रिंग की फॉर्म में हो, या डिस्क की फॉर्म में हो, या स्फेयर की फॉर्म में हो, इस तरह से है, तो हमेशा क्या करना है अपने को? थीटा पे जाके डी थीटा लेना होता है। क्या करना है? थीटा पे जाके डी थीटा लेना होता है। तो ये रेफरेंस लाइन से हम लोग देखेंगे यहाँ, और ये इसका सेंटर होगा। मैं इसको दो तरह से करके दिखा रहा हूँ आपको, एक सेंटर मास वाले पॉइंट से, एक इससे। तो यहाँ पोटेंशियल हमने कितना माना हुआ है? यहाँ 0 माना हुआ है। क्या करेंगे इसको? हमेशा जैसे हमने देखा लीनियर अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तब उसमें कैसे करते हैं? x पे जाके dx लेते हैं, लेकिन जब कर्व में होगा, यानी जब भी किसी सर्कुलर पाथ में होगा, तो थीटा पे जाके डी थीटा लेना है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? जैसे अभी ऊपर रोड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? लीनियर था, तो उसमें x पे जाके dx एलिमेंट लिया। यहाँ क्या करेंगे? थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लेंगे। ओके, तो यहाँ रेफरेंस ये मानेंगे। आप रेफरेंस ये भी मान सकते हो, वर्टिकल लाइन भी मान सकते हो, और रेफरेंस आप ये बेस भी मान सकते हो। तो मैंने रेफरेंस अगर बेस माना तो यहाँ से क्या करूंगा मैं? थीटा पे जाके एक डी थीटा स्मॉल एलिमेंट लूंगा, क्योंकि यहाँ जो आप देखो सेंटर के रेस्पेक्ट में आप ये, क्योंकि किस में? ये सर्कल में तो रखा है चेन, है ना, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह से है। तो आप यहाँ x पे जाके dx वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो, यहाँ थीटा पे जाके डी थीटा आपको लेना है। ओके,
तो अब इसका देखो पहले तो अगर इसकी रेडियस आर तो चेन की लेंथ कितना होगा, कौन बताएगा मुझे? इस चेन की लेंथ क्या होगा? कोई भी सर्कल की जो पेरीमीटर होती है उसकी लेंथ कितनी होती है अगर उसकी रेडियस आर है तो? 2 पाई r 2 पाई आर होता है। तो ये कितना पार्ट है? 2 पाई r इसकी by लेंथ 4 कितनी होगी फिर? r by 2 पाई R by आर 2. पाई आर बाई 2 होगा, है ना? यानी इसकी लेंथ क्या होगी? पाई आर बाई 2 हो गई। यहाँ इसका लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कैसे भाई? इसकी जो लेंथ है एल वो कितना आ रहा है यहाँ? पाई आर बाई 2। इसके करस्पॉन्डिंग मास कितना? एम है। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? एम बाई एल। ये क्या हो गया हमारे पास में? लीनियर मास डेंसिटी हो गया ना, है कि नहीं? yes तो अब यहाँ देखो आप, ये मैंने थीटा पे जाके डी थीटा लिया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अब यहाँ प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट मालूम है ना सबको, पढ़ाया था तो याद भी होगा। कितनी लेंथ हुई इसकी? ये जो मैंने यहाँ बनाया इसकी लेंथ कितनी है? R d theta. कितनी हो गई? आर डी थीटा लेंथ हो गई। यानी इसका मास कितना हो गया? डीएम इक्वल टू आर डी थीटा इंटू लेमड़ा ना। यानी कितना हो गया? एम बाई एल आर डी थीटा, या एम बाई एल। एल की वैल्यू कितना है यहाँ? पाई आर बाई 2 आर डी थीटा। ठीक है, तो डीएम की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एम बाई आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया, तो पाई डी थीटा। ये डीएम आ गया। अब ये डीएम आ गया तो हमें तो पोटेंशियल चाहिए। तो क्या देखना होता है पोटेंशियल के लिए? कौन सी डिस्टेंस देखेंगे यहाँ? इसका अगर इस डीएम की पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या लेना होगा मुझे? Vertical height. वर्टिकल हाइट लेना है। तो वर्टिकल हाइट क्या है इसकी? यहाँ से R sin theta. r sin theta आर साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ इसकी पोटेंशियल क्या होगी? डीएम आर साइन थीटा। तो हाइट हो गई इनटू जी ना, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ, एम सर। मैंने क्या लिखा है? एम जी एच तो लिखा है, ये एच है, ये एम है और ये जी है। डीएम की वैल्यू यहाँ रख दो। कितना है? 2m बाई पाई डी थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा इंटू जी। और इसको इंडिकेट कहाँ से कहाँ करेंगे? इसको इंडिकेट यहाँ से यहाँ तक करना है, यानी 0 से पाई बाई 2। तो इसको भी इंडिकेट कर देंगे। तो u क्या आ जाएगा? क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल तो यहाँ 0 ही थी और ये u है, तो जाएगा u माइनस 0 इक्वल टू 2m बाई आर जी बाई पाई। ये तो कांस्टेंट है। अंदर क्या है? साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो हमारे पास आ गया u इक्वल टू 2m आर जी बाई पाई। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos Minus theta cos theta. minus माइनस Minus कोस cos. थीटा 0 टू पाई बाई 2। तो आप यहाँ से देखो तो 2m आर जी बाई पाई क्या लिखेंगे? माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस कोस, मतलब ये माइनस भी होगा इसके अंदर, माइनस तो यहाँ आता ही है ना? अरे कोस 0 तो ये तो प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो कितना आ गया? 2m आर जी बाई पाई। समझ में आ गई बात? ये यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है। ये आंसर है। अब देखो इसका अल्टरनेट क्या है। दरअसल इसका सेंटर मास कहाँ होता है? सर एक बार ऊपर वाला स्टेप वापस समझाएंगे क्या? कौन सा वाला पूछिए? ऊपर वाला स्टेप, मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया तो दिखा नहीं कुछ। ये वाला है ना? कहाँ से बताना है? सर स्टार्टिंग से। अच्छा देखो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चेन देखो आप, ये चेन ऐसा दिया हुआ है अपने को, है ना? अपने को चेन यहाँ ऐसा दिया हुआ है। किस में दिया है? सर्कल में दिया हुआ है, यानी क्वार्टर सर्कल में दिया हुआ है। ओके,
तो जैसे हमने लीनियर का देखा था, तो लीनियर में कैसे देखते थे हम लोग, डीएम मास कैसे जाते थे, डीएक्स कैसे देखते थे, एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि क्वार्टर सर्कल में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक रेफरेंस होगा, वहां से थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे। तो जब भी कोई भी सर्कल की बात आएगी, हमेशा थीटा पे जाके डी थीटा लेना है, यानी एक्स पे जाके डी एक्स लेना है, ऐसा नहीं करना है, थीटा पे जाके डी थीटा लेना है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, ये रेफरेंस माना मैंने, ये रेफरेंस है। रेफरेंस आप वर्टिकल भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है, वर्टिकल भी रेफरेंस मान सकते हो, लेकिन सिमेट्रिकली देखेंगे हम लोग, है ना। तो मैंने यहाँ ये रेफरेंस ये मान लिया, तो मैं क्या किया, थीटा पे जाके एंटी मतलब क्लॉकवाइज जाके थीटा पे जाके डी थीटा मैंने एलिमेंट लिया। तो डी थीटा लिया, तो ये जो मैंने यहाँ बनाया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ आर डी थीटा हो जाएगी ना, प्लेन एंगल के कॉन्सेप्ट से। ये समझ में आया पहले तो? यस सर। अब यहाँ देखो इसकी लेंथ कितना है चेन की, पाई आर बाई 2 है। लेंथ कितना है, पाई आर बाई 2 है। तो पाई आर बाई 2 लेंथ में मास कितना है, एम है। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, मैंने पाई आर बाई 2 को एल लिया हुआ है, तो एम बाई एल हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास में, लीनियर मास डेंसिटी होगी इस चेन के लिए। ये बात समझ में आई पहले? यस सर। अब आर डी थीटा इसकी लेंथ मिल गया, इसका लीनियर मास डेंसिटी मिल गया, तो इसका डीएम मास निकाल सकते हैं हम लोग, आर डी थीटा इंटू लैम्बडा, है ना। और मुझे मालूम है कि यहाँ ये वैल्यू क्या है, देखो लैम्बडा की वैल्यू एम बाई एल और आर डी थीटा है ना, मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, और एल की वैल्यू मैंने यहाँ पाई आर बाई 2 रख दी। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में, यानी फाइनल इक्वेशन ये मिल गई मुझे, फाइनल इक्वेशन ये मिल गई, है ना। ये समझ में आया? यस सर। और उसके बाद क्या किया, जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो क्या देखना है, कोई भी पार्टिकल अगर आपने लिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो क्या देखना है, कौन सी डिस्टेंस देखना होता है हमेशा? बेटा वर्टिकल हाइट देखना होता है ना, ये तो पढ़ाया है। यस सर। यस सर। वर्टिकल हाइट तो देखोगे ना, तो इसकी वर्टिकल हाइट क्या हुई है, वर्टिकल हाइट हुई ना इसकी, तो वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी, ये आर साइन थीटा ना। तो एम जी एच हाइट देखना है आपको, रेफरेंस लाइन से हाइट देखना है, क्या देखना है हमेशा, हाइट देखना है। तो ये तो लिखा मैंने, देखो डीएम यानी एम, जी यहाँ है से, और ये एच हो गया आर साइन थीटा। तो हमेशा क्या लिखते हैं, एम जी एच लिखते हैं। तो एम की जगह क्या हो गया, डीएम हो गया, एच की जगह क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, जी तो है ही यहाँ। और उसके बाद इसको कहाँ से निकाल, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ देखो, 0 से पाई बाई 2 तक 0 मास से का पाई बाई 2। डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो इंडिकेट कर दिया मैंने। अब इंडिकेट कर दिया तो आपको इसका इंटीग्रेशन आता ही होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या माइनस होता कॉस है, थीटा। माइनस कॉस थीटा होता है, वो रख दिया मैंने यहाँ, लिमिट लगा दी, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ गया। हाँ सर समझ गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक और तरीका है इसका, भाई चेन हमने यहाँ रखी हुई है, इसका सेंटर मास कैसे है, सब निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, सेंटर मास जब पढ़ेंगे वहां, अभी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ उसकी। तो दरअसल जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, तो इसका सेंटर मास दरअसल यहाँ होता है, यानी ये इसका सेंटर मास यहाँ होता है। तो अगर ये रेडियस इसकी आर है, तो ये जो हाइट होती है ना, ये दरअसल होती है 2r बाई पाई, और ये जो डिस्टेंस होती है ये भी 2r बाई पाई होती है। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पोटेंशियल हमने 0 मानी, सारा मास अगर मैं यहाँ मान रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल क्या हो गई फिर देखो आप, m इंटू जी इंटू हाइट कितना है इसका, तो 2r बाई पाई, ये आंसर आ गया, वही तुम आया। तो देखो अब ये जो 2r बाई पाई, ये तो मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया, है ना। लेकिन ये आया कैसे, इसके बारे में सेंटर मास में आपको बताऊंगा ये आता कैसे। लेकिन अभी अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर सेंटर मास की पोजीशन आपको मिल जाए, तो उसकी वर्टिकल हाइट कितनी है या रेफरेंस पॉइंट से नीचे डेप्थ में कितना है, उसके हिसाब से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेफरेंस पॉइंट से नीचे होगा तो माइनस ले लेंगे, ऊपर होगा तो प्लस ले लेंगे, एम जी एच कर देंगे। एच जो कि हाइट होगी, जैसे इस केस में हाइट क्या है सेंटर मास के, 2r बाई पाई है, तो एम जी इंटू 2r बाई पाई, वो कर दिया हमने। बात समझ में आ गई? यस सर। भाई बाकी लोगों को भी समझ में आ गया? हाँ सर।
तो अब क्या है कि याद भी करना है ना, थोड़ी। अब देखो तकलीफ तो बढ़ती ही जाएगी। लिख लीजिए आप लोग। लिख के हो गया था। लिख लिया ने? हाँ जो हो गया था। अच्छा वो तो हो गया था ना, मैं कहाँ भूल गया था। ये लिखना था ना आपको। लिख लिया? हाँ सर। सर एक मिनट। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? चलिए फिर इसको लिख लीजिए। जैसे अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। लिख लिया? यस सर। बाकी लोगों ने भी लिख लिया भाई? सर एक सेकंड। हो गया सर।
ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ऐसा कि ये मान लो स्फेयर ही है, ये स्फेयर का पार्ट है मान लो, ये है ना, और उसके बाद में ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और एक मान लो इसका सेंटर जो है वो यहाँ है, और चेन यहाँ रखी हुई है ऐसे। और इसके जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। ये क्वार्टर सर्कल है और एक चेन है, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसका मास m है। आपको बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास में, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए। क्या आया? सर 1 मिनट। हो गया? यस सर। क्या आया बताओ। वर्टिकल हाइट क्या है सेंटर मास की? बोलो ना। स्क्वायर में पाई है ना। हाँ, पहले देखो वहां से, कहाँ से था? 2r/पाई कहाँ से देख रहा हूँ? माइनस आर cos थीटा। हैं? r-2r/pi। r-2r/पाई कौन है? पीयूष। हाँ? पीयूष। कौन? एक मिनट रुको। कौन? पीयूष। पीयूष।
गुड यार, बस यही है टेंशन, और क्या होता है, इसी को बोलते कॉमन सेंस। जब मैंने यहाँ से लिखवाया है तो यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं 2r बाई बोल रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस 2r बाई बोल रहा हूँ, तो तभी तो मैंने जानबूझ के उल्टा किया, मुझे मालूम था क्या होने वाला है। तो बेटा कहीं भी से भी 2r बाई पाई थोड़ी लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ सेंटर मास अगर यहाँ है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2r बाई पाई लिखा है ना, तो फिर यहाँ से डिस्टेंस यानी हाइट कितना हो गया, ये हाइट हो गया h इक्वल टू r माइनस 2r बाई पाई ना। इसका सारा सेंटर मास यहाँ है, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल क्या हो गई यहाँ, एम जी इंटू आर माइनस 2r बाई पाई, ये आंसर है। मतलब कौन से नाम की चीज है ही नहीं, क्या ही गजब हो यार, क्या हो गया इसमें। ठीक है ना, तो ये है और क्या। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो मेरे ख्याल से No, कोई sir. दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अरे यार क्या हो गया भाई। कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है सबको? हाँ अरे भाई सर। क्लियर है। चलिए, हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे क्या? नेक्स्ट हमारे पास में, अब यहाँ आई देखो एग्जाम्पल 60 पर आइए आप। Potential energy of spring is given by U equal to half kx square. Potential of spring is given by U equal to half kx square, where x is extension spring. x क्या है? Extension in spring है। Find the force associated with this potential energy. तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? आप देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, तो के क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ यानी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ये बताया था मैंने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। Yes, sir. एक्स क्या है यहाँ? Extension or compression. हाँ, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, तो इस केस में एक्सटेंशन है ये, है ना। इस केस में क्या है? एक्सटेंशन है। ओके, तो अब क्या कुछ रिलेशन पढ़ाया था मैंने एफ और Yes, इसके sir. बीच में? क्या पढ़ाया था? Du by dx equal to f. ये So तो minus du by dx. माइनस डी यू बाई डी एक्स पढ़ाया था। ये किसके लिए था? लीनियर के लिए, है ना। और उससे मैंने माइनस डी यू बाई डी आर भी लिया था, वो भी लीनियर के लिए था। और उसके बाद मैंने 2D और 3D का भी लिया था, याद आ रहा है? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. क्या था 2D का और 3D का? माइनस ग्रेडियंट यू। माइनस ग्रेडियंट यू, है ना। अब ग्रेडियंट को क्या लिखा था? उसको बोलते हैं डेल। तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप,
डेल, उसको डे बाय भी बोलते हैं कई लोग, है ना। तो डेल बाई डेल एक्स हो गया आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये कौन याद रखेगा? सर को पैसा दिया ना हमने, तो सर को याद होना चाहिए। हाँ, सर को तो याद होना ही चाहिए, सही बात है। हमें याद रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? तो क्या था, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन where x is extension spring, find the force associated with this potential energy। तो डिफरेंशिएट कर दें du by dx, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? k by 2। तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया यहाँ? 2x, यानी क्या आ गया है? kx। और सिंस f इक्वल टू क्या है यहाँ? माइनस du by dx, कितना आ गया? माइनस kx। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि अगर इसमें एक्सटेंशन है तो अगर इसमें मान लो यहां से एक्सटेंशन है तो इसको स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? क्योंकि एक्सटेंशन तो इधर हुआ ना एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स इसको माइनस से इंडिकेट कर रहा सिर्फ यहाँ कि इधर लग रहा है। आई बात समझ में? यस किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये कहने का मतलब है यहाँ माइनस का यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 61। भाई ये बात समझ में आ गई? ये ऊपर वाला लिख लिया था आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल 60 लिख लो तो। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया सर। 61 में क्या कह रहा देखो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसमें एक्स पे भी डिपेंड कर रही पोटेंशियल एनर्जी और वाई पर भी डिपेंड कर रही है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज गिवन बाय u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द फोर्स एसोसिएटेड विद दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख रहे हो u पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉरी u जो है x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या था? सिंस f फैक्टर इक्वल टू था माइनस डेल u बाई डेल x आई कैप, डेल u बाई डेल y j कैप, डेल u बाई डेल z k कैप। या क्या बोला था मैंने? पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल u बाई डेल x क्या है? डेल u बाई डेल x है पार्शियल डेरिवेटिव कर लेता हूं मैं। पार्शियल डेरिवेटिव of u with respect to x when y and z are constant। del u by del y partial derivative of u with respect to y when x and z are constant। del u by del z
partial derivative of u with respect to z when x and y are constant। ये बात समझ में आई हाँ सर। है ना। अब इसमें पहले मैं करके दिखाता हूँ। देखो हमारे पास में क्या है, सिंस u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो डेल u बाई डेल एक्स, ये हो गया हमारे पास में डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y को क्या रखना है, यहाँ कॉन्स्टेंट रखना है, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई का 0 आ गया। फिर है डेल u बाई डेल वाई, तो डेल बाई डेल वाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इसका तो 0 ही हो गया क्योंकि कांस्टेंट मानना है, और इसका क्या हो गया 2y। तो हमारे पास आ गया एफ वेक्टर इक्वल टू, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2xi कैप प्लस 2y जे कैप, ये इसका आंसर है। लिख लो इसको पहले। सर हो गया लिख के। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। नहीं सर। हो गया सर। ये करो अब आप, फाइंड दी फोर्स। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है एक्स वाई जेड, यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, फाइंड दी फोर्स, बताओ।
हो गया? हाँ सर हाँ? गया सर क्या है आंसर बताओ? सर माइनस वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। गुड, यही है। यहाँ क्या क्या देखो, पहले डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड तो कांस्टेंट ही है। फिर डेल यू बाई डेल वाई तो क्या हो जाएगा एक्स जेड, तो डेल यू बाई डेल जेड क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो एफ फैक्टर इक्वल टू क्या होगा माइनस वाई जेड, ये होगा आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये तो था कि जब पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स क्या होगा, लेकिन अगर फोर्स गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिर। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में 62, एक मिनट रुको। तो जैसे अभी इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप, एग्जांपल 62 में इसमें फोर्स दिया है और अपने को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ये दिया है इसने माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेकिन हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड तो करनी है। तो क्या है हमारे पास में कॉन्सेप्ट, हमारे पास में कॉन्सेप्ट है कि क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास, कॉन्सेप्ट था डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डी यू। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के लिए डिफाइन है, बताया था आपको मैंने, हाँ सर। है ना। और ये अगर ऐसा है तो इसको क्या लिखोगे, देखो यानी डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी है, और इसको क्या लिखा था हमने, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखा था। तो डी यू इक्वल टू होगा माइनस एफ वेक्टर कितना है यहाँ माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप डॉट एफ वेक्टर हो गया, डी आर वेक्टर को क्या लिखते हैं dx आई कैप dy जे कैप एंड dz के कैप। तो यहाँ तो माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो आई डॉट आई 1 होता है तो 2x dx प्लस ये क्या हो जाएगा 2y dy, तो 2y dy आई कैप डॉट आई डॉट के कैप 0 जे डॉट के कैप 0, तो ये आ गया हमारे पास में। अब इसको इंडिकेट कर देंगे तो 2 को यहाँ बाहर ले लो, x dx यहाँ भी 2 को बाहर ले लो, y dy, और ये कौन सा इंटीग्रेशन है इंडेफिनेट, तो u इक्वल टू क्या लिखोगे आप 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। इंडेफिनेट करते हैं तो क्या करते हैं कॉन्स्टेंट साथ में लेते हैं, तो u इक्वल टू क्या हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे तो ये तभी होगा जब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता होगा, है ना, तब तो आसान है, और नहीं आता है तो वापस से उतना ही टफ है। हो गया लिख के। हो गया, एग्जाम्पल 63 में बताता हूँ।
भाई लिख लिया सबने? Yes, sir. तो 63 में क्या हो रहा है देखो यहाँ, इसमें भी पोटेंशियल पूछ रहा है और ए फैक्टर इक्वल टू क्या दे लेकिन अपने को यहाँ वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब इसमें कॉन्सेप्ट वापस से वही है ना, सिंस डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, तो माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या हो जाएगा माइनस, ये मिलेगा वाई डी एक्स, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप तो जीरो, आई डॉट के कैप भी जीरो है ना। उसी तरह ये मिलेगा एक्स डी वाई, बाकी सब जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो करना क्या है यहाँ, दरअसल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। दरअसल ये आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ इसको कैसे लिख सकते हो आप। माइनस डी एक्स वाई आप लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिखा देखो यहाँ, ये मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं, तो प्रोडक्ट रूल याद है आपको, एक को कांस्टेंट रखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, वही तो किया हुआ देखो ना आप यहाँ, यस सर। है ना। तो ऐसा लिख सकते हो। तो डी की फॉर्म में अगर ये दोनों, तो दोनों एक साथ वेरिएबल है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो ना, तो ये तो हो जाएगा u और ये हो जाएगा सीधा, क्योंकि जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का क्या होता है y, dt का क्या होता है t, dz का क्या होता है z, तो dxy का क्या होगा xy प्लस c, यही आंसर है। लिख लीजिए। सर लिख लिया। लिख लिया। तो अभी हाँ, देखो इसमें क्या क्या रह गया हमारा, एक तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट रह गया यहाँ, है ना। तो हम लोग एक तो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ को लेकर अभी और भी चीजें मुझे बतानी है। और एक और पॉइंट रह गया है, फोर्स और मतलब वही फोर्स और पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ को लेकर भी बात करनी है अभी, है ना। तो आज इतना ही करेंगे, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ही इसको खत्म कर दीजिए, वापस से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ये टॉपिक तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो, और नहीं सीखना है, नहीं सिलेक्शन लेना है, तो अब तो कोई बात ही नहीं, तब तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो मत पढ़ो, अगर पढ़ना है तो तकलीफ तो होगी, अगर कुछ बनना है तो तकलीफ होगी, ठीक है। तो और इसको रिवाइज कर लीजिए, आज ही रिवाइज कर लीजिए इस टॉपिक को, एक एक जो भी पॉइंट लिखवाए सारे पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आगे कुछ नहीं बनने वाला, आपका सर्कुलर मोशन सारा बाउंस हो जाएगा। फिर ये मत कहिएगा सर मुझे समझ में नहीं आया है, इसलिए ये टॉपिक का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, इसके बिना हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन नहीं हुआ
तो फिर आरबीडी भी नहीं होने वाला आपका, ये मान लीजिएगा। आप कुछ नहीं समझ में आने वाला आरबीडी में। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ये वार्निंग है, अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। सर हाँ बोलिए। सर वो आप इम्पल्स के बारे में भी बताने वाले थे आज। अच्छा चलो बता देता हूँ, चलो याद दिला दिया आपने, चलो बता देता हूँ फिर। दरअसल होता क्या है एक्चुअल में, ये F इक्वल टू एम से ही आया है। ये इम्पल्स का मतलब होता है मेनली तो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और जब हम लोग इम्पल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ इंस्टेंटेनियस इम्पल्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स की जब बात की जाती है तो फोर्स क्या होता है, एक मोमेंट, एक इंस्टेंट के लिए फोर्स लगता है जिसकी क्वांटिटी लार्ज होती है। जैसे आप ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रिकेट है, मान लो बॉलर ने बॉल किया और आपने देखा होगा कि बॉल बैट्समैन के पास जा रही है, उसके बाद बॉल वापस से या तो फील्डर के पास जा रही होती है या बॉलर के पास ही जा रही होती है। ओके, और काफी स्पीड से जा रही होती है। तो वहाँ क्या किया उसने, वहाँ बैट ने उसका मोमेंटम चेंज कर दिया। मोमेंटम जब चेंज हुआ तो वहाँ क्या लगा, इसका मतलब वहाँ इम्पल्स डेवलप हुआ। और जब वो इम्पल्स आया तो वो इम्पल्स किसकी वजह से आया, कि बॉल और बैट के बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स था जो कि इम्पल्सिव फोर्स था, जिसकी क्वांटिटी काफी लार्ज थी, इसलिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो वो जो फोर्स था वहाँ, लेकिन इंस्टेंटेनियस फोर्स था, वो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स भी था वहाँ, क्योंकि उसी इंस्टेंट पर बॉल अपनी तुरंत डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ओके, तो वहाँ जो फोर्स था वो काफी लार्ज था और इंस्टेंटेनियस इम्पल्स डेवलप हुआ था वहाँ। ठीक, तो मेन कॉन्सेप्ट होता है चेंज इन मोमेंटम। और हमें मालूम है सिंस एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हमारे पास में, ये सेकंड लॉ है, डीपी वेक्टर बाय डीटी, याद हो तो आपको। तो डीपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, एफ वेक्टर डीटी, और यही क्या बोल रहे हैं हम लोग, इम्पल्स बोल रहे हैं। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया ना, है ना। और यहाँ जो एफ क्या है, ये फोर्स है। क्लियर, तो अगर आप इसको किसी टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे तो एफ वेक्टर डी टी, तो टी इनिशियल टू टी फाइनल इंडिकेट करेंगे तो वहाँ का इम्पल्स आ जाएगा हमारे पास में, ये एफ वेक्टर है, या चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इसको आप डेल्टा पी वेक्टर भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ अगर इसमें एवरेज फोर्स की बात कर सकता हूँ मैं, तो एफ एवरेज फोर्स इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, तो एफ एवरेज फोर्स क्या होगा यहाँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा पी वो है, और डेल्टा पी मैंने ऐसा लिख दिया, तो इसको एवरेज फोर्स भी आप ले सकते हो। अगर मैं यहाँ इंस्टेंटेनियस इम्पल्स की बात करूँगा, है ना, तो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू, सॉरी, आई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डी टी। ओके, जहाँ एफ वेक्टर क्या है, a very large quantity force in a small time interval, स्मॉल टाइम dt इंटरवल, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये काफी लार्ज फोर्स होता है, तो ये उस समय जो क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स। जैसे बॉल की में जब इम्पल्स आ रहा है वहाँ बैट की वजह से, ठीक है, तो उसकी वो जो इम्पल्स है वो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है, यानी जो फोर्स वहाँ डेवलप होगा वो काफी लार्ज क्वांटिटी में होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना लार्ज फोर्स डेवलप होता है। देखो, जैसे मान लो एक बॉल है, और ये मान लो इधर आ रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। ओके,
और मान लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन क्या मान लो इसके साथ में, इलास्टिक कोलिजन है मान लो। तो बॉल टकराने के बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, क्योंकि टकरा के जाके तो इधर ही जाएगी वो, लेकिन मैंने साइड में ले लिया। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वापस से, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी तो चेंज हो गई है ना। तो इसका चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, और इसका मास मैंने मान लिया, मान लो 50 ग्राम है। कितना मास है इसका, 50 ग्राम है। ये एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ, 50 ग्राम अगर इसका है, और ये मान लो टाइम ड्यूरेशन यहाँ है, टाइम ड्यूरेशन है मान लो 0.01 सेकंड, इतना कम टाइम है मान लो, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो यहाँ फोर्स कितना डेवलप होगा, तो मैं क्या बताना है, फोर्स डेवलप है ना, इम्पल्सिव फोर्स, फाइंड दी impulsive force during the collision between ball and surface। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये मान लो मैं पहले से जानते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ देखो पहले तो इसका मास दे रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी पहले देखूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 5 J कैप मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी -5 J कैप मीटर पर सेकंड है। तो फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, मतलब m इंटू वी फाइनल है ना, ये बनेगा। और p इनिशियल वेक्टर क्या मिलेगा अपने को, -5, मतलब ये एक तरह से m v इनिशियल वेक्टर, यही है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, p फाइनल वेक्टर माइनस p इनिशियल वेक्टर, ये डेल्टा p वेक्टर है, ये इम्पल्स है, इक्वल टू ये क्या लिखोगे आप, f वेक्टर डेल्टा t है ना। तो हमें तो डेल्टा टी भी दिया और ये भी दिया हुआ, तो यहाँ रखो f वेक्टर कितना हो रहा देखो, फाइनल क्या लिखोगे आप, p फाइनल लिखोगे 50 ग्राम है ना। तो ऐसा करते हैं, m को तो बाहर ले लेना, तो 10 to 50 इंटू 10 to पावर -3, v फाइनल कितना 5 J कैप माइनस 5 J कैप डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना दिया मैंने यहाँ 0.01। तो आप यहाँ देखो कि फोर्स कितना डेवलप हो रहा है। तो फोर्स हो रहा हमारे पास में, ये हो गया है कि कितना ये ऊपर गया, ये हो गया 5 इंटू, और ये कितना यहाँ 10 आ जाएगा, 10 J कैप, ये आ गया 50 न्यूटन है ना। कितना आ रहा है देखो यहाँ 50 न्यूटन J कैप आ रहा है। J कैप न्यूटन, ये फोर्स आ रहा है। अब आप यहाँ देखो mg क्या, देखो mg निकालो इसका कितना है, 50 इंटू 10 to पावर -3 इंटू 10 ना, ये वेट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ध्यान से वेट कितना आ रहा है इसका, देखो 0.5 न्यूटन आ रहा है। आप देख रहे हो वेट के कंपैरिजन में फोर्स कितना डेवलप हुआ 50 न्यूटन, और वेट कितना रहा देखो 0.5 न्यूटन ही आ रहा है। यानी शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स डेवलप हुआ क्या है, काफ़ी लार्ज है, क्योंकि mg के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग एक तरह से f और t के बीच में, तो ये ग्राफ अपने को ऐसा एक पीक ऐसा मिलता है। तो ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस डेल्टा टी टाइम में आप देखोगे कि जो फोर्स की क्वांटिटी वो क्या आ रही, काफ़ी लार्ज आ रही है ना, इसलिए ऐसा पीक अपने को मिलता है f और t का कर्व, जो कि एक पीक मिलेगा जब मैं इंस्टेंटेनियस इम्पल्स की बात करूंगा। तो उस समय फोर्स क्या होगा, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में डेवलप होगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो यही कॉन्सेप्ट है इम्पल्स का, और भी है। अब इसमें क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ जो फोर्स आया है ये एफ क्या था देखा जाए तो नॉर्मली तो था,
तो नॉर्मल आप देखोगे कि इम्पल्सिव भी होता है और नॉन इम्पल्सिव भी होता है, लेकिन mg हमेशा नॉन इम्पल्सिव होता है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा नॉन इम्पल्सिव होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग आगे चल के। और इम्पल्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। ग्राफ दिखाइए ना। वो लिख लिया ऊपर का? हाँ सर। रुको एक मिनट, बाकी लोगों ने नहीं लिखा हुआ। बाकी लोगों ने लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिख लिया क्वेश्चन भी? हाँ सर। यस सर। ग्राफ लिखो।